Question number 2. Sir, 12. question number 4. Question number 2, question number 4. Question number 12 7. and 25. Sir, 14. 11, 12 और 26. 25. 25, 26. Sir, 18, 14. 19, 14. ये जीरो लेवल है? नहीं, ये जीरो लेवल के डाउट पूछ रहे हो आप लोग? Yes, sir. आपका लेवल कहाँ है फिर? ओके, चलो नेक्स्ट. एनी अदर डाउट? No, sir. 23. 23. ओके. और कोई? सर पहले 23 ऑलरेडी हो गया. 26. 23 हो चुका है. 26 हो चुका है भाई, दोबारा रिपीट मत करो. नेक्स्ट. बस खत्म? Yes, sir. और कोई क्वेश्चन ऐड कराना है तो जल्दी से करा दो. नहीं. चलो ठीक है, शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने पिछले कुछ दिनों में कई बार बताया है. जब से स्प्रिंग पढ़ना शुरू किया है तब से 3-4 बार बता चुका हूं. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है टोटल फोर्स जीरो. फोर्स जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट. बच्चों, वेलोसिटी कांस्टेंट, अब दो बातें हो सकती हैं. वेलोसिटी जीरो रहे या वेलोसिटी कुछ और रहे लेकिन कांस्टेंट रहे. तो वेलोसिटी जीरो हो या नॉन जीरो. अगर वेलोसिटी जीरो है तो वो रेस्ट होगा. वेलोसिटी नॉन जीरो है तो वो लेकिन कांस्टेंट रहेगी. नॉन जीरो कांस्टेंट, तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन. तो जब इक्विलिब्रियम होता है तो या तो बॉडी रेस्ट में होती है या यूनिफॉर्म मोशन में होती है. मतलब जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम है तो रेस्ट है. जैसे स्प्रिंग वाले क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम पॉइंट पर सडन लोडिंग के दौरान वेलोसिटी मैक्सिमम है. हम लोग ने अभी रिसेंटली डिस्कस किया. अगर आप लोगों ने रिसेंट लेक्चर देखा है तो मेरी बात को समझ पाओगे. रिसेंट लेक्चर नहीं देखा है तो अपने गाल पे प्यार से एक थप्पड़ लगाओ और जल्दी से छूटा हुआ काम पूरा करो. तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन क्या है? बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो क्या होगा? बॉडी डेफिनेटली रेस्ट में होगी. जरूरी नहीं है डेफिनेटली रेस्ट में होना, यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकती है. बॉडी डेफिनेटली यूनिफॉर्म मोशन में हो, डेफिनेटली नहीं है. तो दूसरा ऑप्शन भी रॉन्ग है. तीसरा ऑप्शन सही है, आइदर रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. आई होप सेकंड क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है. अब मैं क्वेश्चन 4 पे बढ़ता हूं. फिर से इक्विलिब्रियम में क्या होता है? इक्विलिब्रियम में मोमेंटम जीरो. मोमेंटम जीरो तब होगा, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है. तो मोमेंटम जीरो होना यानी वेलोसिटी जीरो होना, ये तो जरूरी है नहीं. तो एसेंशियल, क्वेश्चन में एसेंशियल वर्ड लिखा है. एसेंशियल मतलब कंपलसरी. तो मोमेंटम जीरो होना कंपलसरी नहीं है. एक्सीलरेशन जीरो है, ये कंपलसरी है. सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों. थर्ड ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी जीरो होना यानी वेलोसिटी जीरो होना कंपलसरी नहीं है. और लास्ट ऑप्शन वेलोसिटी जीरो होना कंपलसरी नहीं. तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आप समझ गए होंगे. इसका सेकंड ऑप्शन सही है. अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चल रहे हैं. किसी बच्चे को सेकंड और 4 में कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हो. Sir, हाँ बेटे. सर मास भी तो जीरो हो सकता है. आपने कहा था सर, जरूरी नहीं कि हमेशा एक्सेलरेशन ही जीरो हो. मास भी तो जीरो हो सकता है सर. बेटे नॉर्मली जब हम किसी बॉडी को कहते हैं तो उसका मास नॉर्मली जीरो नहीं होता ना रियल लाइफ में. वो तो आइडियल कोई बॉडी होती है, जैसे आइडियल स्ट्रिंग हो, आइडियल पुली हो, आइडियल स्प्रिंग हो, तब जीरो होता है मास. तो मास जीरो होना मैंने क्लास में बहुत बार बताया है. जीरो मास की आपके आसपास देखो क्या कोई चीज है? कोई भी नहीं. तो जीरो मास ना एक आइडियल चीज है जो कि रियल वर्ल्ड में नहीं होती. जब भी हम आइडियल कहते हैं बच्चों, तो आइडियल जो चीज होती है वो रियल वर्ल्ड में कभी नहीं होती. जैसे आइडियल स्टूडेंट आप में से कौन है? कोई नहीं. कुछ ना कोई कुछ नहीं तो है, सर. ऐसी, हाँ, कुछ ना कुछ कमी होगी आपके अंदर. तो आप यू कैन नॉट बी आइडियल स्टूडेंट, बट यू कैन बी वेरी क्लोज टू आइडियल स्टूडेंट. तो मतलब आप आइडियल स्टूडेंट के बिल्कुल करीब हो सकते हो, मतलब 99% उसके क्लोज जा सकते हो, लेकिन आप 100% आइडियल स्टूडेंट कभी नहीं हो पाओगे. इसी तरह आइडियल पुली, तो कोई भी पुली 100% आइडियल नहीं हो पाए लेकिन उसके क्लोज होगी.
आइडियल स्ट्रिंग, तो कोई भी स्ट्रिंग 100% आइडियल नहीं होगी, लेकिन उसके क्लोज तक जा सकते हैं, और जितना क्लोज जाए उतना ही ज्यादा आइडियल हो रहे हैं हम। क्लियर हो गया बेटे? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे चल रहे हैं। अगर आप एक फैन को, अच्छा 11th क्वेश्चन पे मैं एंड में आता हूं, पहले 12th पर भी एंड में आता हूं। नाउ वी आर गोइंग टू 14। तो 14 में क्या होता है बेटे? सर्कुलर मोशन अभी आपने पढ़ा नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बात बताता हूं, तब आप 14 क्वेश्चन को कर ले समझ जाओगे। सर्कुलर मोशन में क्या होता है? देखो, सर्कुलर मोशन में मान लो एक पार्टिकल है, वो चक्कर मार रहा है। अब दो तरह की हो सकता है, चक्कर मारते मारते उसकी स्पीड चेंज हो रही है, मतलब स्पीड बढ़ती जा रही है। जैसे आप लोग जब फैन ऑन करते हो तो शुरू में उसकी स्पीड बढ़ती है ना, तो सर्कल में घूमने के दौरान स्पीड बढ़ना या कम होना, तो मैंने एक वर्ड लिखा है चेंज होना। चेंज में बढ़ना कम होना दोनों आ गए। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई, उसकी जो स्पीड है वो नहीं चेंज होती, स्पीड फिक्स्ड रहती है। दो बातें हो सकती, सर्कल में घूम रही है, स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है, और दूसरा केस है स्पीड फिक्स है। तो जैसे आप फैन ऑन करते हो तो शुरू में तो स्पीड बढ़ती है, लेकिन थोड़ी देर बाद फैन फिक्स स्पीड से घूमने लगता है। जब फिक्स स्पीड से घूमता है तो ऐसे सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, प्यार से हम लोग यूसीएम बोलते हैं। और जब स्पीड चेंज होती है तो इस प्रकार का जो सर्कुलर मोशन है उसको हम नॉन यूसीएम कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चों, अब मैं एक बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना। दो तरह का सर्कुलर मोशन मैंने बताया, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में स्पीड फिक्स रहेगी, स्पीड, वर्ड पे ध्यान दीजिए, स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड बदलेगी। अब समझने की बात यह है बच्चों, चाहे स्पीड फिक्स हो चाहे बदले, स्पीड की बात हो रही, चाहे फिक्स रहे चाहे बदले, लेकिन वेलोसिटी पक्का बदलेगी। वेलोसिटी डेफिनेटली चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी में हम सिर्फ स्पीड को नहीं देखेंगे, डायरेक्शन को देखेंगे। और सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो बदलेगा ही बदलेगा, ये तो हो नहीं सकता कि डायरेक्शन ना बदले। तो चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, स्पीड फिक्स हो या ना फिक्स हो, वेलोसिटी डेफिनेटली बदलने वाली है, डेफिनेटली, पक्की तौर पे। और अगर वेलोसिटी बदलेगी तो हम कहेंगे कि बॉडी के पास एक्सिलरेशन है। वेलोसिटी बदलना मतलब एक्सिलरेशन का होना। तो सर्कुलर मोशन में चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, 100% एक्सिलरेशन होता है, क्योंकि 100% वेलोसिटी बदलती है। क्या ये चीज सारे बच्चों को समझ में आई है? यस सर। अगर आप इसमें कोई बात मेरे से पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, वरना मैं आगे की बात बताने वाला हूं। तो आई एज्यूम कि ये बात आप समझ गए हो। अब मैं बात करूंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन दो वैरायटी का होता है, ध्यान रखना। अगर कुछ नहीं कहा जाए तो हम समझते हैं कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सिलरेशन तो 100% होगा, क्योंकि एक्सिलरेशन तो दोनों तरह के सर्कुलर मोशन में है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, दोनों में एक्सिलरेशन तो है ही। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब होता है तो एक्सिलरेशन होता है सेंटर की तरफ। कौन सी तरफ? कौन सी तरफ? सेंटर की तरफ। इसलिए इस एक्सिलरेशन का नाम है सेंट्रीपीटल एक्सिलरेशन, क्योंकि सेंटर की तरफ हमेशा होता है। तो पार्टिकल जब नीचे है तो एक्सिलरेशन इस डायरेक्शन में, सेंटर की तरफ। यहां पहुंचेगा तो एक्सिलरेशन इधर होगा, यहां पहुंचेगा तो इधर होगा, यहां पहुंचेगा तो इधर होगा। तो यानी पार्टिकल चाहे कहीं भी पहुंच जाए, एक्सिलरेशन परमानेंट सेंटर की तरफ ही रहता है।
और क्योंकि सेंटर की तरफ रहता है इसलिए इसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है बच्चों v²/r, याद रखना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है v²/r। और अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी होगा, और ध्यान दीजिए जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा, क्योंकि F = ma फॉर्मूला देखो, एक्सेलरेशन वेक्टर है, मास स्केलर है, तो फोर्स वेक्टर हुआ, वेक्टर और स्केलर मल्टीप्लाई करने से वेक्टर ही बनेगा, और जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर है उसी डायरेक्शन में ये होगा, क्योंकि मास हमेशा पॉजिटिव टर्म होता है। तो जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है वही फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो क्योंकि एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ रहेगा तो फोर्स भी हमेशा हमेशा सेंटर की तरफ रहेगा, इसलिए फोर्स का नाम रखा गया है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, तो एक्सेलरेशन में मास मल्टीप्लाई करो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r। इतनी बात आपको बच्चों याद रखनी है सर्कुलर मोशन के बारे में। और ये जो मैंने बताया है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बताया है, भूलना मत, नॉन यूसीएम के लिए नहीं बताया है, ये यूसीएम की बात चल रही है यहाँ। तो जो अच्छे बच्चे हैं उनको समझ में आ चुकी है मेरी बात। अब मैं इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 था ये। सर्कुलर पाथ पे बॉडी जा रही है, कांस्टेंट स्पीड, तो कांस्टेंट स्पीड है मतलब ये यूसीएम हो रहा है। अच्छा, अब यूसीएम की बात कर रहे हैं। पहला, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, लास्ट ऑप्शन देखिए और बताइए क्या लास्ट ऑप्शन सही है। तो बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसका नाम है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक्सेलरेशन उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड फिक्स है और रेडियस तो सर्कल का फिक्स होता ही है, रेडियस तो बदलेगा नहीं सर्कल का। तो बताओ क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नो सर, बच्चे अक्सर यस बोलते हैं, राइट आंसर इज नो। डायरेक्शन बच्चों एक्सेलरेशन वेक्टर है, आप डायरेक्शन भी तो देखो यार। तो ये तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखा है भाई, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चे ना वेक्टर की जब भी बात होती है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड देख के जवाब देते हैं, और जबकि देखो आप याद करो मैंने क्लास में न जाने कितनी बार इस चीज को मेंशन किया है कि आप मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों देखिए जब आप कांस्टेंट कहते हो एक्सेलरेशन को। तो क्यों, जिसका नाम ही सेंट्रीपिटल है वो कांस्टेंट कैसे हो सकता है यार? उसका तो नाम ही सेंट्रीपिटल है, मतलब उसको हमेशा सेंटर की तरफ ही रहेगा, मतलब डायरेक्शन तो बदलना पक्का हो गया। तो ध्यान दीजिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, असंभव है। तो लास्ट ऑप्शन बच्चों रिजेक्ट हो गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है। तो सही आंसर क्या है? वेरिएबल एक्सेलरेशन इज द राइट आंसर। तो सेकंड ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन गलत है, रेडियली आउटवर्ड नहीं होगा, रेडियली इनवर्ड होगा। रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ डायरेक्शन है, सेंटर की तरफ है ना, आउटवर्ड नहीं है। और पहला ऑप्शन कांस्टेंट रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन हो या रिटार्डेशन हो डायरेक्शन के साथ बात करेंगे, और डायरेक्शन तो यहां बदल ही रहा है, तो इट्स नॉट कांस्टेंट। तो सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है। आप लोग 1 मिनट में देता हूं, इस क्वेश्चन को सोच लीजिए, और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं। सर आपका माइक म्यूट है।
सर आपका माइक। हाँ बच्चों, मैंने आपको टाइम दिया था 1 मिनट का सोचने के लिए। कुछ पूछना है? नहीं नो पूछना है? सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब आप सर्कुलर मोशन को 50% सीख चुके हो। 50% मतलब यूसीएम, नॉन यूसीएम सिखाना रहता है, वो मैं सिखाऊंगा। सर्कुलर मोशन का अलग से कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा डिटेल में, लेकिन फिलहाल जितना मैंने बताया है उसकी मदद से आप सर्कुलर मोशन के 80% प्रॉब्लम्स कर लोगे। केवल इतनी सी बात जिसको पता है कि इस दुनिया में सर्कुलर मोशन 2 प्रकार के होते हैं, और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड फिक्स होगी लेकिन वेलोसिटी फिक्स नहीं होगी। और वेलोसिटी फिक्स नहीं है मतलब 100% एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ रहता है। तो एक्सीलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का ये मैग्नीट्यूड है, और एक्सीलरेशन के करस्पॉन्डिंग फोर्स भी रहेगा। जो फोर्स होगा उसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। तो इतनी जानकारी से आप सर्कुलर मोशन के 80% क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब मैं क्वेश्चन 18 उठा रहा हूं। क्वेश्चन 18, अगर आप एक आइस पॉन्ड के बिल्कुल बीच में हो तो किनारे तक कैसे आओगे? तो अगर आप एक आइस पॉन्ड के बिल्कुल बीच में हो, तो बर्फ का एकदम पॉन्ड है, आप उसके बिल्कुल बीचों बीच खड़े हो, आपको किनारे आना है। तो बेटा किनारे आने के लिए आपको एक फोर्स चाहिए, फोर्स ही आपको चलाएगा। ठीक है, आपको एक फोर्स की जरूरत है, और आपको फोर्स अगर राइट में चाहिए तो किसी चीज को आप लेफ्ट में धक्का मारो, क्योंकि एक्शन रिएक्शन से अगर आप किसी चीज को लेफ्ट में धक्का दोगे तो वो चीज आपको राइट में धक्का देगी, और जब राइट में आपको धक्का देगी तो आप राइट में चलना शुरू हो जाओगे। तो अगर आपको किनारे आना है तो आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ यूज करना होगा। एक्शन रिएक्शन की मदद से आप एक फोर्स आप प्राप्त कर सकते हो। किसी भी चीज को पीछे धक्का दो, वो चीज आपको आगे धक्का देगी, और आगे धक्का देगी तो आप आगे चलते चलते किनारे आ जाओगे। तो यू शुड यूज न्यूटन्स थर्ड लॉ। बेसिकली यू हैव टू थिंक कि आप किस चीज को पीछे धक्का मार रहे हो, क्योंकि आप एक आइस पॉन्ड पे हो तो आपके आसपास सिर्फ एक ही चीज है, आइस। तो आपको अपने जूतों से, अपने हाथों से, किसी भी तरह से आइस को पीछे धक्का देना होगा। या फिर एक बहुत गंदा तरीका है, आप अपने मुंह से थूकिए। तो अगर आप आगे थूकोगे तो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, आपने जो थूका है, थूक आपने धक्का दिया है अपने मुंह से थूक को, तो जो आपके मुंह में जो सलाइवा है उस सलाइवा को आपने धक्का मारा है बाहर की तरफ। तो एक्शन रिएक्शन, आपने सलाइवा को बाहर धक्का दिया, सलाइवा आपको पीछे धक्का देगा, और ये बहुत छोटा सा फोर्स है, और इसी छोटे से फोर्स से धीरे धीरे खिसकते खिसकते आप किनारे तक पहुंच जाओ। तो या तो आप बर्फ को धक्का मारो, या आप अपने मुंह से थूकना शुरू करो, और आपके मुंह में इतना थूक होना चाहिए कि आप किनारे तक आ जाओ। तो बहुत सारा थूकना पड़ेगा। जैसे गुब्बारा होता है ना बच्चों, गुब्बारे के अंदर हवा भर के जब आप छोड़ते हो तो हवा इधर निकलती, गुब्बारा पीछे जाता है। तो वही इफेक्ट यहाँ पे होगा। ये एक्शन रिएक्शन हो रहा है बेसिकली, कि आपने मुंह से थूका तो आप पीछे जाओगे, और पीछे जाते जाते आप बाहर आ जाओगे इस आइस पॉन्ड के। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन 18 में किसी बच्चे को कोई डाउट पूछना है? नो। क्वेश्चन 19, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इक्वेशन आपको कहां से मिलेगी? ये न्यूटन का कौन सा लॉ है? तो बेटे ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी काइनामेटिक्स चैप्टर में, और जब आपने काइनामेटिक्स पढ़ा था तो आपने न्यूटन का कोई भी लॉ नहीं सीखा था। मतलब इस इक्वेशन तक पहुंचने के लिए हमें न्यूटन के किसी लॉ की जरूरत नहीं। तो ये इक्वेशन न्यूटन का कौन सा लॉ है? कोई भी लॉ नहीं। ये न्यूटन का लॉ थोड़ी है, ये तो काइनामेटिक्स की इक्वेशन। ये इक्वेशन बेसिकली इस फॉर्मूले से आई थी, अगर आपको याद हो। वेलोसिटी इक्वल टू dx by dt, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई इंटीग्रेट किया था। तो ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअली वेलोसिटी की डेफिनेशन से आई है, ये न्यूटन के लॉ से नहीं आई। तो क्वेश्चन 19 का सही आंसर है नन ऑफ दीज।
क्वेश्चन 23 पर पहुंच गए हम लोग। क्वेश्चन 23, आपको 3 फोर्सेस दिख रहे हैं। पहला फोर्स ये, दूसरा फोर्स इधर गया, तीसरा इधर गया। तो वेक्टर चैप्टर में आपने सीखा है कि अगर 3 वेक्टर मिलकर ट्रायंगल कंप्लीट कर देते हैं तो इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा? 0 होगा, है कि नहीं? और रिजल्टेंट फोर्स जीरो मतलब इक्विलिब्रियम। और अभी अभी मैंने इक्विलिब्रियम के बारे में भाषण दिया था। तो देखो सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है, रॉन्ग है। 100 पार्टिकल मस्ट बी एट रेस्ट। बेटे अगर सेकंड ऑप्शन में ये मस्ट बी वर्ड ना लिख के मे बी लिखा होता तो हम इसको सेलेक्ट करते, लेकिन मस्ट बी लिखा है इसलिए ये गलत है, क्योंकि 100% जरूरी नहीं है कि वो रुका ही हो। ठीक है, पहला ऑप्शन कहता है रिजल्टेंट फोर्स 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। रॉन्ग। रिजल्टेंट फोर्स 100% 0 है, क्योंकि तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट साफ साफ दिख रहा है 0 है। इसको कहते हैं पॉलीगन लॉ वेक्टर का, याद है? अच्छा, तो अगर फोर्स 0 है तो एक्सिलरेशन भी 0 होगा। तो यानी जो एक्सिलरेशन है वो एक 0 वेक्टर है। और वेक्टर चैप्टर में सिखाया जाता है कि 0 वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो इनडिटरमिनेट होता है। पता है ये बात? यस इनडिटरमिनेट की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी, आप लोग सही कर लेना। तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन। 0 वेक्टर का डायरेक्शन इनडिटरमिनेट है, एक्सिलरेशन 0 वेक्टर है, मतलब एक्सिलरेशन का जो डायरेक्शन है वो इनडिटरमिनेट है। और लास्ट ऑप्शन गलत है। पार्टिकल की वेलोसिटी वेरिएबल है। जब एक्सिलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी ना। एक्सिलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 पे जाते हैं। तो बच्चों इंपल्स का मतलब क्या होता है? बड़ा सिंपल होता है। इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में आने वाले चेंज को ही इंपल्स कहते हैं। अगर मोमेंटम बदलेगा तो हम कहेंगे इंपल्स आया। तो मोमेंटम में आने वाले चेंज को इंपल्स कहते हैं। ठीक है, तो इंपल्स, अब न्यूटन का सेकंड लॉ तो सभी को पता है, F इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा पी मतलब मोमेंटम चेंज, यही इंपल्स कहा जाता है। तो जो मोमेंटम चेंज है दैट इज फोर्स इनटू टाइम, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल। तो इंपल्स क्या देता है? इंपल्स देता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, मोमेंटम जनरेटेड। जनरेटेड मतलब चेंज हुआ, तो मोमेंटम जनरेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन, इट इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये गलत है। तीसरा ऑप्शन, पार्टिकल नेचर की मेन कैरेक्टरिस्टिक है, ये बेकार की बात है ये। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों पहला, ए ऑप्शन। इंपल्स मतलब मोमेंटम चेंज, और मोमेंटम चेंज मतलब फोर्स के डायरेक्शन में जनरेट होने वाला मोमेंटम। तो इसका सही ऑप्शन ए है। आंसर की में देखो ए दिया है कि कुछ और दिया है? यही है सर। कोई बात लेकिन पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। सर बी ऑप्शन में इन्होंने कहा कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो मास इनटू वेलोसिटी तो वो मोमेंटम ही होता है। मोमेंटम होता है। सुनो सुनो, मास और वेलोसिटी का कंबाइंड इफेक्ट मोमेंटम होता है। इंपल्स मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम का चेंज है। ठीक है, इंपल्स मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम का चेंज है। ओके, ओके सर। बेसिकली जो इंपल्स है वो फोर्स इनटू टाइम है। तो अब देखो, अगर तुम मोमेंटम देख रहे हो तो तुमको ये फील हो सकता है कि मास और वेलोसिटी का इफेक्ट बन रहा है इंपल्स में। लेकिन अगर तुम राइट हैंड साइड को देखो तो जरा ध्यान दो, राइट हैंड साइड में ना तो कहीं मास है ना वेलोसिटी है। फोर्स किसने लगाया है?
ऑलराइट, तो मैं आप लोगों को ये समझा रहा था कि फोर्स लगाया आपने, कितने टाइम तक लगाया ये भी मर्जी है आपकी। तो कितना फोर्स लगाना है आपकी चॉइस, कितने टाइम तक लगाना है आपकी चॉइस, और फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट है वही इंपल्स है। तो इंपल्स जो है वो फोर्स और टाइम पे डिपेंड करता है, ना कि मास और वेलोसिटी पर। ठीक है? वो अलग बात है कि इसकी जो वैल्यू बनेगी वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर ही बनेगी। फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट जो होगा वो मोमेंटम चेंज के बराबर ही होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन का दूसरा नियम। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 26 पे पहुंच रहे हैं। हो गया। क्वेश्चन 26 पे जा रहे हैं। पता नहीं, एक देखिए मिनट क्वेश्चन रुको। 26। इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे मेरे से डाउट हाँ पूछते जी, हैं। वो पता नहीं कुछ मैं तो आप आए वैसे ना, मैंने कुछ सुना नहीं हो फिर ना। टीम एम चेक प्रियांशु माइक बंद कर। दादू 12:31 AM है कि PM टाइम है ले। प्रियांशु माइक AM होगा। प्रियांशु माइक बंद कर ले यार। सर आप कर दो। कर लिया शायद, कर लिया प्रियांशु ने। हो जाता है, बच्चे भूल जाते हैं। आजकल बड़े मीम्स बन रहे हैं इस बात पे कि बच्चों ने जूम मीटिंग के दौरान माइक और कैमरा ऑन करके पता नहीं क्या क्या कर लिया, लोग देखते रहे, उनको ध्यान ही नहीं रहा। तो देख लो तुम लोग कोई मीम ना बन जाए तुम लोगों का। ओके तो देखो, दो रस्सियां हैं और एक ब्लॉक टंगा है दोनों रस्सियों के बीच में। ठीक, अब बच्चों देखो, अगर हम नीचे वाली रस्सी को खींचेंगे तो अब दो तरह से खींच सकते हो। एक होता है ग्रेजुअल लोडिंग। अब जो बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं उनको मुझे समझाने की जरूरत कम पड़ेगी। जो रेगुलर क्लास नहीं अटेंड करते हैं वो दुखी होंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। एक होती है ग्रेजुअल लोडिंग, एक होती है सडन लोडिंग। तो आपने सडनली झटका दे दिया, सडनली फोर्स लगा दिया। सडनली फोर्स लगाने से बच्चों झटका आता है। झटका मतलब जर्क लगता है। और दूसरा होता है धीरे धीरे आप फोर्स को बढ़ाइए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनते जाओ। ऊपर वाली रस्सी में जो टेंशन होगा उसकी वैल्यू होगी आपका फोर्स प्लस ब्लॉक का वेट। क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट में है, तो जब हम ब्लॉक की एफपीडी बनाएंगे तो ऊपर वाली रस्सी में टेंशन होगा आपका फोर्स प्लस ब्लॉक का वेट। तो ध्यान दीजिए, नीचे वाले रस्सी का जो टेंशन है वो कम है और ऊपर वाली रस्सी का टेंशन ज्यादा है। तो क्योंकि ऊपर वाली रस्सी का टेंशन ज्यादा है तो ऊपर वाली रस्सी पहले टूटेगी। लेकिन ये तब होगा जब आप ग्रेजुअल लोडिंग करो, मतलब धीरे धीरे फोर्स को इंक्रीज करो। अब अगर आपने झटका मारा
तो बच्चों ध्यान दो, सपोज करो एक ब्लॉक जमीन पे रखा है और इसके पीछे एक रस्सी बंधी हुई है और एक रस्सी इसके आगे बंधी है और आगे वाली रस्सी को हमने झटका मारा। क्या आप महसूस करते हो अगर हमने झटका मारा तो झटके का जो असर है वो पहले ब्लॉक पे पड़ेगा, बाद में इस रस्सी तक पहुंचेगा। सबसे पहले ब्लॉक खिसकने की कोशिश करेगा, फिर आपके झटके का जो असर पड़ेगा वो जाके रस्सी पे पड़ेगा, आगे वाली रस्सी पर। मतलब आगे वाली रस्सी एक बार के लिए इस झटके से महफूज रहेगी। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो चीज है ना, इसके पास मास है, इसके पास मास है, और क्योंकि इसके पास मास है तो इसके पास इनर्शिया है। और इनर्शिया होता है आलस। मतलब जो झटका है वो एकदम से इस मास के दूसरी तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें मास के अंदर आलस होता है, इनर्शिया होता है। तो अगर आपने नीचे वाली रस्सी को झटका मारा तो नीचे वाली रस्सी फिर पहले टूटेगी, क्योंकि झटके का सबसे ज्यादा असर इस पॉइंट पे पड़ेगा, जिस पॉइंट पे रस्सी कांटेक्ट में हो रही। अगर आपने धीरे धीरे फोर्स को बढ़ाया तो ऊपर वाली रस्सी टूटेगी पहले, लेकिन अगर आपने एकदम से झटका मार दिया तो नीचे वाली रस्सी पहले टूटेगी, क्योंकि झटका मारोगे तो आपके झटके का जो इफेक्ट है वो आगे वाली रस्सी में ट्रांसफर इजीली नहीं होगा, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ द मास। तो इस क्वेश्चन में झटका मारा जा रहा है, लिखा हुआ है सडन जर्क इज गिवन टू डी स्ट्रिंग, तो फिर इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा ऑप्शन, कॉल्ड डी ब्रेक हो जाएगी। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो पूछ सकते हो। बेटे अगर धीरे धीरे फोर्स बढ़ाओगे, ग्रेजुअली फोर्स को बढ़ाते हो, तो क्योंकि ऊपर वाली रस्सी में टेंशन तो ज्यादा है, तो ज्यादा टेंशन वाली रस्सी पहले टूटेगी। लेकिन अगर आप एकदम से झटका मारोगे तो झटके का जो असर है वो दूसरी रस्सी तक तुरंत नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये जो मास है वो एक बार के लिए उसमें इनर्शिया की वजह से वो हरकत नहीं कर पाएगा तुरंत। इनर्शिया मतलब आलस है, तो ये जो मास है इसके अंदर आलस भरा हुआ है। आलस की वजह से जो झटका है वो दूसरी तरफ ट्रांसफर होने में टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा मतलब दूसरी तरफ जो झटके का इफेक्ट है वो तुरंत नहीं पहुंचेगा। इट विल टेक टाइम बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तब तक ये पहली वाली रस्सी टूट जाएगी। सर हाँ बेटे। सर आपने सर जो ये हॉरिजॉन्टल ब्लॉक वाला जो एग्जांपल दिया है, इसमें से अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो फिर क्या होगा? बेटे मैं बिना फ्रिक्शन के ही बता रहा हूं। जब तुम फोर्स लगाओगे तो तुमने जब झटका मारा तो बेटा मास में इनर्शिया होता है ना। जी सर। इनर्शिया मतलब आलस होता है। तो ये जो मास है वो तुरंत हिलना नहीं चाहता है, इस मास का मन है कि वो बैठा रहे। तो आपने जब झटका मारा तो आपका जो फोर्स था यानी आपका जो झटका था वो सारा का सारा इस जॉइंट पे आके लड़ेगा, इंपैक्ट करेगा। दूसरी तरफ झटके का जो असर है वो एकदम क्विकली नहीं पहुंचेगा बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ द मास। आप रियल लाइफ में समझ सकते हो ना, अगर दूसरी तरफ रस्सी है बेटे और तुम झटका मारो तो इस रस्सी पर तुरंत असर नहीं जाता है। पहले जो आपका झटका होगा वो इस पॉइंट पे जोर लगाएगा, और जब तक दूसरी वाली रस्सी पर असर पहुंचे तब तक ये पहली वाली रस्सी टूट चुकी होगी। सर लेकिन इसमें तो टाइम लैग तो नहीं ज्यादा होगा फोर्स के ट्रांसफर के लिए, वो जो रस्सी बंधी हुई है उसमें? बेटे टाइम लैग ज्यादा नहीं होगा, टाइम लैग तो कुछ नैनो सेकेंड्स और पिको सेकेंड्स का भी हो सकता है, लेकिन तब तक तो रस्सी टूट चुकी होगी ना। क्योंकि अगर आपने प्रॉपर तेजी से झटका मारा है तो ये रस्सी तो टूटेगी। मतलब सिंपल बात ये मैं कह रहा हूं, अगर धीरे धीरे फोर्स लगाओगे, धीरे धीरे फोर्स की वैल्यू बढ़ाओगे तो ऊपर की रस्सी पहले टूटेगी,
और अगर झटका मार दोगे तो नीचे की रस्सी पहले। हाँ जी, यस सर। हाँ, ये सिंपल बात मैं कह, आई होप कि ये वाली बात आप लोग समझ गए। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 26। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। क्वेश्चन 12 जो है, हाँ बेटे, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है प्रॉब्लम नंबर 12। तो आइए प्रॉब्लम 12 को सॉल्व करते हैं। सर्कुलर मोशन के बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी बहुत जानकारी दी है। तो अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 12 करने वाले हैं। चलिए देखो, प्रॉब्लम 12 में which of the following statement about centripetal and centrifugal force are correct? तो बेटा सेंट्रीपीटल फोर्स सेंटर की तरफ होता है, सेंट्रीपीटल इसका नाम है, और सेंटर से अवे जो होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेंट्रीपीटल इज डायरेक्टेड अपोजिट टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है क्या बेटा? वो भी सही है, सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ही बॉडी पे लगते हैं, एक ही पार्टिकल पे लगते हैं, वो भी सही है बेटे। ये वाले क्वेश्चन को ना अभी थोड़ा रोकते हैं। सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी। और ये क्वेश्चन, हाँ बेटे, पहला 10 के लिए एपिसोड थे। खराब हो जू, बैक कर दे लो। तो सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाएगी। उस समय आप इस क्वेश्चन को करने की बेटर पोजीशन में होंगे। तो अभी के लिए हम इस क्वेश्चन को ऑफ कर रहे हैं। अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, रोक रहे हैं। इससे बेटर है कि हम अपना टाइम 11th क्वेश्चन के डिस्कशन पे दें। 11th क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बोट है, और ये जो बोट है ना, इस बोट के ऊपर हमने एक पंखा लगा दिया। तो एक ये फैन लगा हुआ है, पंखा रखा हुआ है बोट के ऊपर, और ये पंखा इस बोट की जो सेल है उस पे हवा डाल रहा है। बोट की सेल पर हवा डाल रहा है, पंखे की हवा जा रही है। तो क्या ये बोट चलेगी? तो बच्चों ध्यान दीजिए, बोट को चलाने के लिए जो पंखे की हवा है, पंखा बोट के बाहर होना चाहिए। अगर बाहर का पंखा हवा देगा तो आपकी बोट भागेगी। लेकिन अगर पंखा बोट में रखा है और उस पंखे की हवा बोट पे डालोगे तो बोट नहीं चलेगी, क्योंकि ये जो हवा है ये बेसिकली हवा से जो फोर्स लगेगा वो इंटरनल फोर्स होगा, और इंटरनल फोर्स किसी बॉडी को नहीं चला सकते। बॉडी को चलाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होता है, इंटरनल फोर्सेस से बॉडी नहीं चलेगी। दूसरे शब्दों में समझो, पंखे ने हवा डाली बोट के सेल पर। सेल समझते हो ना, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन तो देखी ही होगी, देखिए? नो सर। यस अरे अगर नहीं भी No, देखी तो sir. बोट का सेल तो जानते ही होगे क्या होता है यार। मतलब बाहुबली मूवी में भी बोट पर सेल लगा हुआ था यार। यस सर सर। हाँ जी सर सर, उसका देखिए कार्टून सर। देखा सर आप हुआ है। होमवर्क दे दो सर। जैक स्पैरो, चेक। क्या मूवी देखने का? कल की छुट्टी है Yes, सर, sir. होमवर्क दे दो। कि पायरेट्स ऑफ कैरेबियन सब Yes, लोग देख कर sir. आएंगे। यस सर। बैटमैन्स चेस्ट। सर उस Yes, पर sir. होमवर्क होता है। कार्टून भी आता है अच्छा, सर, वो तुम देखा लोग हुआ है। होमवर्क भी ना अपने मर्जी का चाहते हो कि मुझे मतलब आज ऐसा होमवर्क दिया जाए क्रिएटिव सा, कि पायरेट्स ऑफ कैरेबियन देख के आएंगे और फिर हम लोग मतलब उसका कैरेक्टर स्केच बनाएंगे। सर तभी इंटरेस्ट बनता है सर पढ़ाई में। हाँ Yes, सही बात सर है। मैसेज भेज देना बस पेरेंट्स। एक्चुअली हम लोग अगर
मैं अगर इंग्लिश का टीचर होता तो शायद मैं आपको ये होमवर्क दे भी देता, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मैं टीचर हूँ फिजिक्स का। तो मैं अगर होमवर्क दूंगा तो मैं आपको ये होमवर्क दूंगा कि पता लगाओ कि साइंटिफिकली उस मूवी के अंदर कौन कौन से सीन है जो हो नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे सलमान, नहीं सर मूवी तो देखनी ही पड़ेगी। पानी डिवाइड वाला मूवी तो देखनी पड़ेगी। जैसे अब मैं क्या है ना, मैं इंडियन मूवीज नहीं देखता हूँ। इंडियन मूवीज में क्या होता है, अपने सलमान भाई साहब जो है वो जंप मारेंगे। हाँ, नहीं वो जंप मारेंगे और जंप मारने के बाद देखो उनका रास्ता कैसे टाइगर होगा। श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, हाँ, इस तरह से उड़ते हुए आके यूं जमीन पर भाई साहब खड़े हो गए। फिजिक्स की ऐसी की तैसी, ना कोई प्रोजेक्टाइल हुआ, ना एनर्जी कंजर्वेशन हुआ, आए और एकदम से आके एकदम भाई साहब खड़े हो गए। इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। कोई भी आदमी आप जंप भूल ही गए। मारेगा तो सर वो प्रोजेक्टाइल बनाता हुआ आएगा सुपर हीरो। और एकदम से वो रुक नहीं सकता है। वो जमीन पे पहले रोल करता है 1-2 बार, रोल करके फिर वो स्टॉप होके खड़ा होता है। बिकॉज ऑफ इनर्शिया ना वो एकदम से रुक नहीं सकता है। जैसे मैंने आपको क्लास में एग्जांपल दिया था, अगर आप बस से कूदोगे तो आपको पहले थोड़ी दूर दौड़ना होगा। आप एकदम से खड़े नहीं हो सकते। बस से चलती हुई बस से कूद जाओगे तो एकदम खड़े नहीं हो पाओगे। लेकिन अब यहाँ क्या है, टाइगर श्रॉफ जंप मार के आएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में और तुरंत वहीं पे खड़ा हो जाएगा भाई। तो मतलब ये ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन मूवीज को देखने के लिए सबसे पहले एक चीज जरूरी है कि आपका सर का ऊपर वाला जो माला है बिल्कुल खाली होना चाहिए। अगर आपके ऊपर कुछ भी भरा हुआ है तो आप इस मूवी को देख नहीं सकते। एक मैंने मीम देखा था, तो उसमें वो रोहित शेट्टी वर्सेस न्यूटन दिखा रहे थे। तुम लोगों ने देखा है कभी वो? यस सर। हाँ, तो मुझे लगा बिल्कुल सही बनाया है जिसने भी बनाया है। न्यूटन की तो रोहित शेट्टी ने ऐसी की तैसी कर दी। न्यूटन के तो कहीं लॉस फॉलो ही नहीं होते। तुम लोग जिन लोगों ने नहीं देखा वो यूट्यूब पे देख सकते हैं, बढ़िया मीम है वो। खैर चलो, खैर वो सर टाइम मैं कहता हूँ सर एक दिन मीम रिव्यू कर लो सर, डाउट सेशन की जगह। क्या कर दो? अच्छा ये मीम दिखा दे। चलो अच्छा, ओके। तो बच्चों यहाँ पे मैं बता रहा था कि देखो, फैन अगर बोट के अंदर है तो फैन की हवा से बोट नहीं बढ़ेगी आगे। लेकिन अगर फैन बाहर है तो बाहर से हवा जब बोट को लगेगी तो बोट चलेगी। अंदर की हवा से बोट नहीं चलेगी, क्योंकि अंदर की हवा से इंटरनल फोर्स पैदा होगा। इंटरनल फोर्स से मोशन नहीं होता है, एक्सटर्नल फोर्स से होता है हमेशा। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि ये जो फैन है बोट के अंदर है, तो फैन बेसिकली बोट का एक पार्ट है, और ये जो सेल है ये भी बोट का पार्ट है। दोनों ये बोट के ही 2 पार्ट्स हैं। सर। तो देखिए फैन ने जब हवा मारी तो हवा मारने का मतलब बेसिकली फैन ने सेल पर लगाया फोर्स, और अगर फैन ने सेल पे फोर्स लगाया तो एक्शन रिएक्शन, सेल फैन पर लगाएगी अपोजिट फोर्स। ये दोनों फोर्स हो जाएंगे कैंसल, और ये दोनों फोर्स हो गए कैंसल, तो टोटल फोर्स हो गया 0। और टोटल फोर्स 0 यानी ये जो बोट है इट विल नॉट मूव, वो रुकी रहेगी। जैसे मान लो आप एक कार के अंदर बैठे हो, कार का इंजन ऑफ है, आप कार के अंदर बैठे हो और अंदर बैठ के कार को धक्का लगा रहे हो, तो क्या कार चलेगी? नहीं सर। हाँ, तो ये जो फैन है, फैन बेसिकली, और ये जो बोट है वो कार की तरह समझो, और फैन बोट के अंदर बैठा है। अंदर से धक्का मारेगा तो बोट कभी नहीं चलेगी। आप अपने सर के बाल पकड़ो और बाल पकड़ के खुद को उठाने की कोशिश करो, तो क्या आप अपने आप को हवा में उठा पाओगे कभी? सर बाल ही हाथ में आ जाएंगे। हाँ, नहीं, आप कभी बाल हाथ में आ जाएंगे लेकिन आप कभी खुद को उठा नहीं सकते। लेकिन आप किसी दूसरे के बाल पकड़ के उसको हवा में उठा सकते हो अगर आपके हाथ में ताकत है। लेकिन आप अपने आप को नहीं उठा सकते हो। अपने बाल पकड़ के उठाने की कोशिश करो, नहीं उठा सकते हो। दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो है वो इंटरनल फोर्सेस हैं यहाँ पर, और इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे कैंसल, तो टोटल फोर्स हो जाएगा 0। तो क्वेश्चन 11 का सही आंसर क्या है? बोट विल रिमेन स्टेशनरी एज बिफोर, लास्ट ऑप्शन सही।
क्योंकि ये जो फैन है वो बोट के अंदर रख दिया गया है, और फैन को अंदर रख के आप हवा चलाओगे तो बोट नहीं चलेगी। सर हाँ बेटे। सर लेकिन सर जो कार्स और बाइक में सर जो इंजन से पावर मिलती है वो उसको भी तो फिर एक तरह इंटरनल फोर्स ही कह सकते हैं सर। बेटे इंजन जो होता है, इंजन जमीन को पीछे धक्का देता है। इंजन ना टायर को घुमाता है, इंजन टायर को घुमाता है, टायर जमीन को धक्का मारते हैं पीछे, तो जमीन टायर को धक्का मारती है आगे। इस फोर्स की वजह से आपकी जो कार है वो चलती है। तो इंजन जो है, इंजन फोर्स नहीं लगाता है, इंजन बेसिकली टायर को घुमाता है। ओके सर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गए हैं। और कोई डाउट है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का? नो सर। चलिए, तो आज आप लोग डाउट पूछने के मूड में कम हो, इसलिए मैं आज के डिस्कशन को लंबा खींच नहीं रहा हूं, लेकिन ये जो बचा हुआ होमवर्क है उसे हम अगले सेशन में करेंगे। तो अगले सेशन के लिए आपका होमवर्क मैं अलॉट कर रहा हूं। प्रोजेक्टाइल के 3 क्वेश्चन बाकी थे शायद एक्सरसाइज। सर E7 के क्वेश्चन नंबर 40, 46 और 49। नंबर बताइए बच्चों। सर E7 का क्वेश्चन 40, क्वेश्चन नंबर 8 का 40। क्वेश्चन 1। नहीं सर, E8 का क्वेश्चन 1, सर E7 का क्वेश्चन नंबर 40, 46 और 49। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ये 4 क्वेश्चन तो, ये तो 4 ही हैं, आज नहीं डिस्कस करवा रहा हूं। और एनएलएम का एक्सरसाइज 1 हमने कर लिया है, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 काफी बड़ी है, तो हम लोग एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 और फ्रिक्शन की एक्सरसाइज 1 थोड़ा ज्यादा होमवर्क दे रहा हूं, ताकि अगले सेशन में हम लोग इसको ज्यादा क्लीन डिस्कशन कर सकें। और अगले सेशन में भाई मूड बना के आना। ऐसे कम सर हाँ अगली बार सर ऑनलाइन सर अगली बार से डाउट से लगा करेंगे सर। बेटे डाउट सेशन कैसे होंगे इन्फॉर्म करूंगा, क्योंकि अब ऑफलाइन क्लास होगी तो थोड़ा शेड्यूल चेंज करेंगे, मे बी इवनिंग में या मे बी संडे को, क्योंकि हम लोग अगर डाउट नहीं, देखो बच्चों बहुत सारी बातें आप डाउट के दौरान सीखते हो, राइट? सर होगा ऑनलाइन। तो हाँ बेटे, क्योंकि सारे बच्चे तो ऑफलाइन क्लास में नहीं ही आएंगे, ये तो कंपलसरी है। यस सर। इसलिए मतलब हम शेड्यूल करेंगे और ऑनलाइन डाउट सेशन की हम कोशिश करेंगे कि होता रहे। इन केस अगर हमको वीकडेज में टाइम नहीं मिलता तो मैं संडेज को डाउट सेशन आपके लिए स्पेशली प्लान किया करूंगा, ठीक है? ओके सर। और जो बच्चे नहीं आएंगे उनका क्या होगा? कहाँ पे नहीं आएंगे सर जब इंस्टीट्यूट खुलेगा? ऑनलाइन क्लास तो चलती रहेगी बेटे, बताया तो जा रहा है। क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन वीडियो बिल्कुल, हाँ बेटे बिल्कुल सेम पढ़ाई होगी। अभी तो पूरे सेशन के शुरू में बताया, तुम कहाँ थे? सर जो ऑनलाइन वीडियोस आएंगे सर ऑनलाइन की टाइमिंग जल्दी कर दो। हाँ बेटे, सर जो ऑनलाइन क्लासेस आएंगी वो जो आप ऑफलाइन पढ़ाओगे वही रिकॉर्डेड होंगी कि अलग से जैसे कि अब करते हो रिकॉर्ड वैसे होंगी? बेटे देखो, ऑफलाइन क्लास तो हम 6-7 सेक्शन पढ़ाने वाले हैं, राइट? सारे 6-7 सेक्शन को तो रिकॉर्ड करके देने का कोई मतलब नहीं है। तो ऑनलाइन जो क्लास रहेगी वो जैसे अभी रिकॉर्डिंग मिलती है वैसी रिकॉर्डिंग रहेगी। ऑफलाइन में सेम कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा। आप जिस बैच में होगे उस बैच में ऑब्वियसली 20 बच्चे बैठेंगे मैक्सिमम, तो सेम चीज पढ़ाई जाएगी। अगर आप घर पे पढ़ के कंफर्टेबल हो, अगर आपको घर में पढ़ने में कोई परेशानी नहीं हो रही है, चीजें समझ पा रहे हो, बहुत सारे बच्चे हैं जो घर पे रेगुलरिटी नहीं बना पा रहे। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि वो घर पे ना थोड़े से आलसी हो गए हैं। यस सर। पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चे इस चीज को मान रहे हैं कि हम आलसी हो गए, नहीं तो आज तक कभी किसी बच्चे ने माना नहीं कि हम आलसी हो गए। लेकिन कोविड-19 ने ऐसी हालत कर दी है कि बच्चे भी मानने लगे कि हाँ सर, अब हमसे पढ़ा नहीं जाता अपने आप, तो आप हमें डंडा मार के पढ़ाइए। तो टेस्ट भी नहीं दिया जाता। जो बच्चे चाहते हैं कि उनको हम थोड़ी स्ट्रिक्टनेस के साथ सिखाएं, वो लोग दे आर मोस्ट वेलकम।
जो बच्चे घर पे रेगुलरिटी से पढ़ रहे हैं और उनको कोई परेशानी नहीं हो रही है, दे मे कंटिन्यू ऑनलाइन स्टडी, देयर इज नो प्रॉब्लम। और सर क्लासेस एवरी रोज लगेंगी कि अल्टरनेट डेज पे लगेंगी? नहीं बेटे, शुरुआत में अल्टरनेट ही लगेंगी। हम वेट करेंगे कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थोड़ी इंप्रूव हो जाए, तो उसके बाद धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी रिव्यू के बाद बढ़ाएंगे। इन द बिगिनिंग क्लासेस विल बी अल्टरनेट। फिर ऑनलाइन लगानी? हाँ बेटे, एक दिन ऑफलाइन एक दिन ऑनलाइन ऐसे चलेगा? नहीं बेटे, ऑनलाइन हर रोज करना है। ऑफलाइन आप करो या मत करो, वो ऑफलाइन ऑप्शनल है, ऑनलाइन कंपलसरी है। जो ऑफलाइन आएगा वो ऑनलाइन करेगा ही करेगा? बेटे बताया था ना कि हो सकता है दोबारा लॉकडाउन आ जाए। इन दैट केस ना आप वापस से रिज्यूम नहीं कर पाओगे। अगर आप ऑनलाइन छोड़ दोगे ना तो आपको परेशानी होगी अगर दोबारा लॉकडाउन हुआ तो। और ये हो सकता है दोबारा लॉकडाउन, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कुछ कंट्रीज में हुआ है, इंडिया में होने के हाई चांसेस हैं, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन गवर्नमेंट को लेना है। ये सिर्फ हमारा अभी स्पेक्यूलेशन है, ये कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को ऑनलाइन जो पढ़ाई चल रही है उसको ब्रेक नहीं करना है। एक बार ब्रेक करोगे बेटा, दोबारा इस आदत को डालने में परेशान हो जाओगे। आपके इस प्रेशर को कम करने के लिए ही अल्टरनेट क्लास रखी जा रही है और केवल 3 घंटे क्लास है, ओनली 3 आवर्स। 3 आवर्स में तीनों क्लासेस लगेंगी? नहीं बेटे, 2 सब्जेक्ट की क्लास चलेगी 1.5 घंटे की। ओके सर। तीसरा सब्जेक्ट अगले टर्न पे आएगा। ऑनलाइन नहीं लगा सकते सर वो तीसरा लेक्चर? बेटे ऑनलाइन तो डेली आएगा, वो तो बता ही रहा हूं मैं। ऑनलाइन तीनों सब्जेक्ट डेली आते रहेंगे जैसे आ रहे हैं। तो सर ऑनलाइन वाले बच्चे आगे निकल जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। क्यों, आपके पास ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं रहेगा क्या? सर वही तो पूछ रहे हैं ना कि सर हमने 2 क्लासेस ऑफलाइन लगानी और एक ऑनलाइन। 2 नहीं बेटे, 2 क्लासेस ऑफलाइन लगानी है और 3 क्लासेस ऑनलाइन लगानी है। सर एक क्लास पहले लगा लेंगे 7 घंटे क्लासेस लगाएंगे। 5 लगाएंगे फिर सर। बेटे अगर आप ऑफलाइन आना चूज करते हो तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये तो सिर्फ हफ्ते में 3 ही दिन होगा ना। 3 सर दिन आप 7 बात घंटे नहीं समझ रहे क्लासेस। सर। जैसे जिस दिन सर इंस्टीट्यूट आके चेक्स करेंगे। सर ऑफलाइन और ऑनलाइन का कंटेंट तो सेम ही है। अगर ऑफलाइन लगा लें 2 और जो एक रह गई वो वाली ऑनलाइन लगा लें तो ये सर उस दिन को बस एक जो सब्जेक्ट लीव हो गया उसको कंटिन्यू कर ले बस। सर मैं आप लोगों को एकदम मोटी बात बता रहा हूं जिससे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। आप लोगों को ऑनलाइन जो क्लासेस मिल रही हैं उनकी हैबिट नहीं छोड़नी है। ऑफलाइन आपके लिए ऑप्शनल है कि आप ऑफलाइन करते हो नहीं करते हो, ये टोटली इट इज डिपेंडेंट ऑन योर चॉइस। लेकिन ऑनलाइन आपको क्लासेस करनी है, दैट इज कंपलसरी फॉर ऑल। क्योंकि अगर दोबारा से किसी रीजन से ऑफलाइन क्लासेस रोकनी पड़ गई, किसी रीजन से क्या, गवर्नमेंट के ऑर्डर से ही रोकनी पड़ेंगी, आपकी सेफ्टी के लिए रोकनी पड़ेंगी, और तो कोई रीजन नहीं है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चों को कोई बीमारी ना लगे। किसी भी रीजन से अगर ऑफलाइन क्लासेस को दोबारा रोका गया तो अगर आप ऑनलाइन लेक्चर को व्यू नहीं करोगे तो आपको परेशानी आएगी, कंटिन्यूटी ब्रेक होगी। दूसरा, जरूरी नहीं होता कि हमने ऑनलाइन में जितना कवर किया है वो उतना पूरा एक दिन में ऑफलाइन में भी कवर हो जाए। कई बार होता है 1-2 कॉन्सेप्ट आगे पीछे हो सकते हैं, तो वो ना दोबारा से रेगुलरिटी बनाने में परेशानी होगी। इसलिए आप सभी को ये एडवाइस है, आपके फेवर में एडवाइस दी जा रही है कि ऑनलाइन कंटेंट को जरूर व्यू करते रहना, उसको छोड़ना नहीं। ऑफलाइन आप करना चाहोगे, ऑफलाइन का ऑप्शन खुला हुआ है। इन केस यू फील मोर प्रेशराइज्ड, you may choose for one option, but still it is advised to every student that you must continue the online study until the situation becomes completely normalized. जब तक complete normalization नहीं हो जाता है
आई होप कि आप लोगों को मेरा इंस्ट्रक्शन क्लियर है, ठीक है? मैनेजमेंट हाँ जी करेंगे अगर दोनों लेने हो हमने। सर हाँ बेटे, दोनों लेने हैं तो दोनों ले सकते हो भाई। सर हाँ सर मीटिंग एंड करते सर, ओरल टेस्ट अब। ओके बेटे, मीटिंग एंड करते हैं। शेड्यूल भेज देना सर ऑनलाइन क्लासेस का। सर छुट्टी के लिए थैंक यू सर, बाय।